Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. In this video, we'll discuss how to find the density of different objects. ठीक है ना? ये तो हमें पता होता है density होती क्या है, लेकिन इस वीडियो में हमने ये देखना है होगा कि for example, if we have some kinds of solids, liquids और gases, तो उसकी अगर हमने density find करनी हो, तो what is the procedure which we have to follow? ठीक है, इसको हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे. ठीक है ना बेटा? So let's start. अब देखें इफ यू टॉक अबाउट द डेंसिटी, तो डेंसिटी का फाइंड करने का जो फार्मूला होता है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. मींस कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड करनी होगी तो आपको उस ऑब्जेक्ट का मास पता होना चाहिए और उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पता होना चाहिए. देन यू विल बी एबल टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ठीक है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं. तो डेंसिटी फाइंड करने का जो मेथड है वो लिटिल बिट थोड़ा सा चेंज है इन ऑल दीज स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है ना? किस तरह से चेंज है वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखें जब हम डेंसिटी फाइंड करने की बात करते हैं तो हमें मास फाइंड करना होता है और वॉल्यूम फाइंड करना होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी कि अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट गिवन है तो उसका हम मास को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, फिर हम आएंगे वॉल्यूम पे. जब हमें दोनों चीजें पता चल जाएंगी देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द डेंसिटी. सो स्टार्टिंग विद द फाइंडिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. अब देखें जब हम मास की बात करते हैं तो अगेन हम स्टार्ट करते हैं किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट से, कि अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है और उसका हमने फाइंड करना मास, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल मेथड ये है कि जो भी आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है आपने जस्ट उसको, हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. ठीक है ना? एंशिएंट टाइम में, प्रीवियस टाइम में हमारे पास जो फिजिकल बैलेंस यूज होती थी, बट राइट नाउ दैट फिजिकल बैलेंस इज ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड विद द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. ठीक है? पर्पस दोनों का सेम है, जस्ट उनकी वर्किंग डिफरेंट है. ठीक है? आपने करना यह है जस्ट जो भी सॉलिड है जिसका आपने मास फाइंड करना है आपने उसको फिजिकल बैलेंस के ऊपर रख देना है. मींस के आफ्टर टर्निंग ऑन द फिजिकल बैलेंस जस्ट पुट दैट ऑब्जेक्ट, दैट सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन द फिजिकल बैलेंस, और जो रीडिंग आपको ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से आपको बताएगी दैट विल बी द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होती है डिफरेंट साइजेस में आते हैं. मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू मेजर द स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, मास ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, तो इसकी जो रेंज होगी वो भी विद इन ग्राम्स या मैक्सिमम 1 और 2 किलोग्राम तक होगी या 5 किलोग्राम तक. अगर फॉर एग्जांपल आपको लार्जर मास फाइंड करना है तो डेफिनेटली उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की जो रेंज होगी वो भी अकॉर्डिंग टू दैट लार्जर होगी. ठीक है ना? वर्किंग दोनों की सेम होगी, जस्ट यू हैव टू पुट द ऑब्जेक्ट ऑन द बैलेंस, इट विल प्रोवाइड यू द रीडिंग इन द डिजिटल फॉर्म. ठीक है? ये हो जाएगा फाइंडिंग द मास ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट. बहुत ही सिंपल है. ठीक है? अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास सॉलिड्स के अलावा लिक्विड्स या गैसेस हो, तो लिक्विड्स और गैसेस को कलेक्टिवली वी कॉल फ्लूइड्स. ठीक है ना? फ्लूइड्स हम इसलिए कहते हैं बिकॉज दे कैन फ्लो. तो फ्लूइड्स के अंदर लिक्विड्स भी आ जाते हैं और गैसेस भी आ जाते हैं. अगर फॉर एग्जांपल आपने लिक्विड्स और गैसेस का मास फाइंड करना हो तो दैट इज डिफरेंट, मींस उसका जो प्रोसीजर होगा वो डिफरेंट होगा सॉलिड से. किस तरह से डिफरेंट होगा? बिकॉज जस्ट कंसीडर कि आपने किसी भी लिक्विड का मास फाइंड करना है तो आप डायरेक्टली लिक्विड को तो बैलेंस के ऊपर नहीं डाल सकते बिकॉज इट्स अ फ्लूइड, तो इट विल फ्लो आउट, तो आप उसका मास मेजर ही नहीं कर सकते. तो किसी भी लिक्विड या गैस को कैरी करने के लिए यू मस्ट रिक्वायर्ड अ कंटेनर. अब गैसेस और लिक्विड में डिफरेंस ये होगा कि लिक्विड्स को आप ओपन कंटेनर में भी कैरी कर सकते हैं, बट गैसेस को कैरी करने के लिए जो आपको कंटेनर रिक्वायर्ड होगा वो क्लोज कंटेनर होगा. बाकी प्रोसीजर दोनों का सेम होगा. तो हम लिक्विड्स के लिए डिस्कस करेंगे, गैसेस के लिए सेम प्रोसीजर होगा, एक्सेप्ट विद दैट कि जो कंटेनर आप यूज कर रहे होंगे टू कैरी द गैसेस दैट मस्ट बी अ क्लोज्ड कंटेनर. ठीक है ना? चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम लिक्विड्स का मास कैसे फाइंड करेंगे. सबसे पहले आपने ये करना है कि जिस कंटेनर में आपने लिक्विड को कैरी करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस कंटेनर का, उस बीकर का आप एम्प्टी मास फाइंड कर लें. मींस कि आपने उसमें लिक्विड फिल नहीं करना, जस्ट पुट दैट कंटेनर ऑन द बैलेंस, और जो भी आपको मास की वैल्यू मिलती है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर रिमेम्बरेंस, जस्ट आप उसको नोट डाउन कर लें कि वो वैल्यू है m1. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको जो कंटेनर आप यूज कर रहे हैं उसका मास आपको मिल रहा है 76.9 ग्राम्स या जो भी आपको मिल रहा है, जस्ट नोट डाउन दैट वैल्यू एंड रिप्रेजेंट दैट विद m1. मतलब ये m1 जो है दैट इज द मास ऑफ द एम्प्टी कंटेनर.
अब जब आपने एम्प्टी कंटेनर का मास फाइंड कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें, जो भी लिक्विड है जिसका आप मास फाइंड करना चाह रहे हैं, फिल दैट लिक्विड इन द कंटेनर, ठीक है ना। आप इसी कंटेनर में उस लिक्विड को फिल कर दें। फिल करने के बाद अगेन पुट दैट फिल्ड कंटेनर ओवर द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है ना। पहले आपने क्या किया, एम्प्टी कंटेनर को आपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर रख के उसका मास फाइंड किया। नाउ जस्ट पुट द लिक्विड इन द कंटेनर एंड फाइंड द मास अगेन। और जो मास की वैल्यू अगेन आपको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस प्रोवाइड करती है, जस्ट रिप्रेजेंट दैट मास एज m2। अभी m1 और m2 ये आपकी अपनी रिप्रेजेंटेशन है, इनका कोई मेजरमेंट्स में कोई कंसर्न नहीं है, ये आपकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने जस्ट उनको हमने जो है ना वेरिएबल असाइन कर दिए m1 और m2, ठीक है। अब जब आपने m1 और m2 दोनों फाइंड कर लिए, नाउ जस्ट डू अ सिंपल कैलकुलेशन। आपको मास फाइंड करना है उस लिक्विड का या उस फ्लूइड का, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, जो आपके पास m2 की वैल्यू आई, बिकॉज देखिए ना m2 की वैल्यू में आपका लिक्विड का भी मास आ जाएगा, कंटेनर का भी, बिकॉज जब आप लिक्विड को फिल करके कंटेनर में आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर रखेंगे, तो बैलेंस तो कंटेनर के मास को भी मेजर कर रही होगी, लिक्विड के मास को भी, मींस के उसमें दोनों मासेस आ जाएंगे। तो आपको तो मास सिर्फ लिक्विड का फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, जो आपके पास m2 की वैल्यू आई है उसमें से जो एम्प्टी कंटेनर का मास था, मींस के जो m1 आपने फाइंड किया था, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको मास ऑफ द फ्लूइड या मास ऑफ द लिक्विड मिल जाएगा। इसी तरह आपने मास ऑफ लिक्विड फाइंड कर लिया, ठीक है। अब तक हमने क्या किया, मास ऑफ द सॉलिड फाइंड किया, मास ऑफ द लिक्विड या फिर मास ऑफ द गैसेस भी इसी तरह से फाइंड होता है, हमने मासेस फाइंड कर लिए। अब इस ये जो प्रोसीजर है थोड़ा सा ट्रिकी है या चेंज है फ्रॉम द सॉलिड्स, तो हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, उससे आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा कि हम इस मेथड को यूज किस तरह करते हैं। नाउ जस्ट कंसीडर कि आपको एक एग्जांपल गिवन है, द मास ऑफ मेजरिंग सिलेंडर इज मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर पोरिंग द लिक्विड इनटू इट। आपको बिफोर मींस के आपको एम्प्टी कंटेनर का भी मास गिवन है, उसके बाद लिक्विड फिल करने के बाद जो मास बन रहा है वो भी आपको गिवन है। आपने इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपने करना है मास ऑफ द लिक्विड फाइंड करना है कि अगर ये मासेस हैं तो इसमें से लिक्विड ऑफ द लिक्विड का जो मास है वो कितना होगा। तो सिंपली जो मेथड हमने फॉलो किया है, अकॉर्डिंग टू दैट मेथड आपके पास ये जो 110 ग्राम्स हैं, दैट इज द मास ऑफ द एम्प्टी कंटेनर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे m1 के साथ, ठीक है ना। सिमिलरली आपके पास जो 149.5 ग्राम्स है, इसके अंदर आपके पास लिक्विड और कंटेनर का मास इंक्लूडेड है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे m2 के साथ। अब आपके पास m1 और m2 की दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमने लिक्विड का मास कैसे फाइंड करना था, जस्ट रिकॉल। अभी हमने देखा कि मास ऑफ द लिक्विड किसके इक्वल होगा या मास ऑफ फ्लूइड किसके इक्वल होगा, m2 माइनस m1। अब यहाँ पर स्पेसिफिक लिक्विड है, तो इसका मतलब है इस लिक्विड का जो मास होगा दैट विल बी m2 की जो वैल्यू है 149.5, इसमें से हम m1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास मास ऑफ द लिक्विड मिल जाएगा 39.5 ग्राम्स इन दिस केस, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लिक्विड्स का मास या गैसेस का मास फाइंड कर सकते हैं। चले, अब हमने मास भी फाइंड कर लिया, ओ सॉरी हाँ, मास हमने सॉलिड्स का भी फाइंड कर लिया, लिक्विड्स और गैसेस का भी फाइंड कर लिया। आफ्टर फाइंडिंग द मास हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज मेजरिंग द वॉल्यूम, बिकॉज डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको मास भी फाइंड करना होगा, वॉल्यूम भी फाइंड करना होगा। अब जिस तरह से मास फाइंड करने के लिए हमने देखा कि सॉलिड्स के लिए अलग प्रोसीजर है, फ्लूइड्स के लिए अलग प्रोसीजर है, सेम वे जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम में फिर फर्दर सॉलिड्स जो होते हैं उनको भी हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड है और वो रेगुलर है। अब रेगुलर सॉलिड से मतलब क्या है, मतलब ऐसा सॉलिड जिसका कोई डेफिनेट कोई पर्टिकुलर शेप हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्यूब है, क्यूबाइड है, सिलेंडर है, स्फेयर है, कोन है, दीज आर कॉल्ड द रेगुलर शेप्स, ठीक है ना। मतलब ये इरेगुलर नहीं है, हमें पता है कि ये इसका शेप को हम क्यूब कह सकते हैं, इसके शेप को हम क्यूबाइड कह सकते हैं, स्फेयर कह सकते हैं, कोन कह सकते हैं, दीज आर सम काइंड ऑफ रेगुलर सॉलिड्स, ठीक है ना। अब अगर हमने इन रेगुलर सॉलिड्स का वॉल्यूम फाइंड करना हो, तो इन रेगुलर सॉलिड्स का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वी हैव अ पर्टिकुलर फॉर्मूला, मींस का डिफरेंट फॉर्मूला फॉर एवरी काइंड ऑफ सॉलिड। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो क्यूब की तीनों जो डायमेंशंस होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो आपने सिंपली किसी भी एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है और उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल
ये लेंथ आपके पास आ रही है 3 सेंटीमीटर, तो आपको क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, बिकॉज वॉल्यूम के अंदर तीनों डायमेंशन इंक्लूड होती हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, उस लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई क्यूबाइड है, क्यूबाइड और क्यूब में डिफरेंस ये होता है, क्यूब में ऑल 3 साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि क्यूबाइड में ऐसा नहीं होता, साइड्स की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। अब क्यूबाइड के लिए सिंपली आपने करना है क्या, तीनों साइड्स की आपने लेंथ फाइंड करनी है, मेजर करनी है मेजरिंग टैप से। इसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, उनको जो क्यूबाइड का फार्मूला है, मतलब क्यूबाइड के फार्मूला में भी सिंपल कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह आपके पास सिलेंडर है, स्फीयर है, सिलेंडर स्फीयर या कोन, इनमें आप एक कॉमन चीज देख रहे हैं विच इज अ पाई, ठीक है ना। और आर क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अगर हम सिलेंडर की बात करें, यहाँ पर रेडियस ऑफ द स्फीयर हो जाएगा, यहाँ पर रेडियस ऑफ कोन हो जाएगा, और एच जो होता है वो हाइट है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सारे डायमेंशंस गिवन है, तो सिंपली आपने करना क्या है, रेडियस फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। जब ये दोनों डायमेंशंस आपको मिल गए, इसके बाद पाए विच हैज अ कांस्टेंट वैल्यू 3.14, ठीक है ना। ये पाए इसकी कांस्टेंट वैल्यू 3.14, तो जस्ट पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दैट पर्टिकुलर फार्मूला। मींस कि अगर फॉर एग्जांपल आपको सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द वॉल्यूम सिलेंडर। आपने ये सारी वैल्यूज जो आपने फाइंड आउट किए हैं, मींस के ये वो वैल्यूज जो आप मेजर कर रहे होंगे, और पाई की वैल्यू 3.14 कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये वैल्यूज पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंडर। इसी तरह स्फीयर के अंदर भी ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, स्फीयर का रेडियस है, आपने पाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है विद द क्यूब ऑफ आर, और उसके बाद आपने इस कांस्टेंट वैल्यू 4/3 इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब सिंपल आपने कैलकुलेशन करनी है। इससे आपको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ दीज रेगुलर सॉलिड्स, ठीक है ना। ये तो हो गया रेगुलर सॉलिड्स की। अब हम आफ्टर रेगुलर सॉलिड्स हम मूव करते हैं लिक्विड्स पे। नाउ योर क्वेश्चन माइट बी कि रेगुलर सॉलिड्स के बाद हम इरेगुलर सॉलिड्स को क्यों डिस्कस नहीं करें, कि उनका वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। फॉर टाइम भी पहले हम लिक्विड्स का डिस्कस कर लेते हैं, देन इट विल बी इजी कि अगर हमारे पास कोई इरेगुलर सॉलिड है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास के रॉक है which don't have a definite shape, तो उसका वॉल्यूम किस तरह फाइंड करते हैं, वी हैव अ डिफरेंट मेथड। लेकिन उस मेथड को समझने से पहले हम लिक्विड्स का वॉल्यूम फाइंड करने का मेथड समझ लेते हैं, देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ दोस इरेगुलर सॉलिड्स, ठीक है ना। अब देखते हैं कि लिक्विड्स अगर हमारे पास हो, उनका वॉल्यूम हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो लिक्विड्स का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर, या फिर हम इसको कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है ना। ग्रेजुएटेड या मेजरिंग सिलेंडर, दिस इज अ काइंड ऑफ डिवाइस। ये क्या होती है, एक ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास सिलेंडर होता है, जिससे हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड्स। अब ये करते किस तरह है, देखें, इसका ये होता है कि पहले हम थोड़ा देख लेते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हाउ वी कैन फाइंड द वॉल्यूम यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन। तो देखिए, ग्रेजुएटेड सिलेंडर अगर आपने कभी देखा हो, यू माइट हैव सीन इन द लैब्स, तो इसके ऊपर एक स्केल बना होता है। इस स्केल के टॉप पे आपको जो वैल्यू मिलती है, मतलब स्केल ये जो होती है, या जो रीडिंग्स होती हैं, या जो मार्किंग्स होती हैं, ये मार्किंग हमें बताती है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड्स। इन मार्किंग से ही हमें पता चलता है कि जो लिक्विड हम मेजर कर रहे हैं, जिस लिक्विड का हम वॉल्यूम मेजर करना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी, कितना वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। अब इस पे आप एक चीज नोट करें, एट द टॉप ऑफ द ग्रेजुएटेड सिलेंडर यू फाइंड अ वैल्यू 100:1 मिलीलीटर्स। पहले इसको समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है, 100:1 का मतलब है कि 100 मिलीलीटर्स इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ दिस मेजरिंग सिलेंडर, मतलब वो रेंज जो आप इस मेजरिंग सिलेंडर से फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब 100 ml तक का जो वॉल्यूम है, यू कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस सिलेंडर। 100 का तो ये मतलब हो गया। इसके बाद ये जो रेशो 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि एवरी डिवीजन या एवरी मार्किंग ऑन दिस मेजरिंग सिलेंडर रिप्रेजेंट्स 1 मिलीलीटर। आप देखें ना, आप स्टार्ट कर रहे हैं 10 से, 10 के बाद फिर 5 डिवीजन या 10 डिवीजन के बाद 20 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये जो ईच डिवीजन होगी, दैट रिप्रेजेंट्स 1 मिलीलीटर। तो जहां पर भी आकर वॉल्यूम लिक्विड रुकता है, इसका मतलब है जस्ट काउंट दैट डिवीजन। फॉर एग्जांपल 50 के बाद 2 डिविजन तक आकर वो रुक गया,
तो इसका मतलब है 50 के बाद 2 डिवीजन, ईच डिवीजन रिप्रेजेंटिंग 1 मिलीमीटर, तो उस लिक्विड का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 52 मिलीलीटर, ठीक है ना। ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब है इसमें जो होगा कि जब आप उसको इसमें से आप रीड आउट कर रहे होंगे, वॉल्यूम फाइंड कर रहे होंगे, तो आपने काउंट बाय वंस करना है, मतलब हर डिवीजन आपको 1 मिलीमीटर का डिफरेंस दे रही होगी, या 1 मिलीमीटर वॉल्यूम के हिसाब से आपने इन डिविजन्स को काउंट करना है, ठीक है ना। अच्छा, एक और कॉमन चीज नॉर्मली देखें, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो यू माइट हैव सीन मैनी एट मैनी प्लेसेस कि आपको वॉल्यूम मिलीलीटर के जगह मिला होता है क्यूबिक सेंटीमीटर में। नाउ देयर माइट बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि व्हाट इज रिलेशनशिप इन बिटवीन मिलीलीटर्स एंड क्यूबिक सेंटीमीटर्स, क्या ये दोनों सेम है या इज देयर एनी डिफरेंस। तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि जो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है दैट इज सेम एज मिलीलीटर्स। नॉर्मली हम मिलीलीटर्स लिक्विड के लिए यूज करते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर सॉलिड्स के लिए, लेकिन दोनों का जो मतलब होता है दोनों की वैल्यू सेम होती है। मतलब ये, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी मेजरिंग सिलेंडर में आप वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, 100 मिलीलीटर्स आ गया, तो वो क्यूबिक सेंटीमीटर में भी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ही रहेगा। मतलब दोनों की जो वैल्यू होती है, दोनों का मतलब जो होता है, दोनों दे बोथ आर इक्वल। क्यूबिक सेंटीमीटर को हम सीसी भी रिप्रेजेंट करते हैं। समटाइम्स यू माइट हैव सीन ऑन सिरिंज, जब आप परचेज करते हैं तो उसमें होता है 5 सीसी, 10 सीसी, तो सीसी का मतलब ही क्यूबिक सेंटीमीटर। या समटाइम्स अगर जब हम स्टैंडर्ड सिंबल्स की बात करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशंस की बात करते हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं उनकी जब हम बात करते हैं, तो वी राइट क्यूबिक सेंटीमीटर एज इन दिस फॉर्म, ठीक है, cm⁻3, ठीक है ना। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, मिलीलीटर्स और क्यूबिक सेंटीमीटर्स आर इक्वल। ठीक हो गया। ये तो हो गया एक, आप समझ लें कि फॉर्म ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। अब मेजरिंग सिलेंडर इससे डिफरेंट वे में भी आता है। किस तरह से डिफरेंट वे में आता है कि जस्ट यू फाइंड द मार्किंग ऑन द मेजरिंग सिलेंडर 250/5 या 250/5। अब इसका भी मतलब वही होगा कि 250 का मतलब है इसकी जो रेंज है अप टू 250 मिलीलीटर से, ठीक है ना। और ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो ईच डिवीजन है, प्रीवियसली ईच डिवीजन, प्रीवियस वाला जो हमने मेजरिंग सिलेंडर देखा था उसमें एक डिवीजन रिप्रेजेंट कर रही थी 1 मिलीमीटर को, लेकिन अब जो होगा एक डिवीजन रिप्रेजेंट करेगी 5 मिलीमीटर को। मींस के जब आप काउंट कर रहे होंगे 100 के बाद अगर नेक्स्ट डिवीजन पे आके वॉल्यूम रुकता है तो दैट विल नॉट बी 101, दैट विल बी 105 मिलीलीटर्स, ठीक है ना। इस तरह से आपने इसको रीड करना है। नाउ क्वेश्चन इज दैट ऐसा क्यों है, क्यों ये जो इनकी जो डिविजन है अलग अलग क्यों है, सबकी सेम क्यों नहीं है, सबको 1, मतलब सबकी मार्किंग 1 डिवीजन 1 मिलीमीटर के साथ क्यों नहीं है, या सबकी 5 के साथ क्यों नहीं है। इसका ये डिफरेंस ये होता है कि देखिए समटाइम्स आपको एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है, समटाइम्स आपको लार्जर स्पेस रिक्वायर्ड होती है, लार्जर साइज रिक्वायर्ड होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लिक्विड का वॉल्यूम तो कम है, लेकिन आप उसकी मेजरमेंट में एवरी मिलीलीटर तक एक्यूरेसी चाहते हैं, उसमें जो वेरिएशन आ रही है, फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं कि जिसमें आपको 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर के साथ वेरिएशन आ रही है, तो डेफिनेटली उसको एक्यूरेसी के साथ मेजर करने के लिए आपके पास ऐसा मेजरिंग सिलेंडर होना चाहिए जिसकी डिवीजन 1 मिलीलीटर को रिप्रेजेंट करी हो, सो दैट यू कैन मेजर इट विद एक्यूरेसी। फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर, तो ये आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, बिकॉज अगर ये नेक्स्ट डिवीजन तक आ गया तो ये 5 मिलीमीटर से हो जाएगा, लेकिन अगर इन दो डिविजन्स के बीच में कहीं आ गया लिक्विड, so then it will be difficult for you to measure with the accuracy कि what is the volume, ठीक है ना बेटा। तो जहां पर आपको 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर की एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है, वहां पर आप साइज पे कंप्रोमाइज करते हैं, साइज आप कम यूज करते हैं, लेकिन वहां पर आपको डिवीजन 1 मिलीमीटर की चाहिए होती है। लेकिन जहां पर आपको अप टू 5 मिलीमीटर आप देख रहे हैं कि वेरिएशन जो आ रही है वो 5 के रेंज में आ रही है, इससे ज्यादा आ रही है, और आपको एक्यूरेसी इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है कि आप उसकी थोड़ी सी विद इन 5 मिलीमीटर जो उसकी वेरिएशन आ रही है, जो एरर आ रहा है, उसको कंप्रोमाइज कर सकते हैं, बट आपके पास लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है, देन यू विल बी यूजिंग दिस मेजरिंग सिलेंडर। तो ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन मेजरिंग जो सिलेंडर होते हैं वो वेरी करते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गई मेजरिंग सिलेंडर्स की इंफॉर्मेशन। अब मेजरिंग सिलेंडर को यूज करने के लिए या ग्रेजुएटेड सिलेंडर को रीड आउट करने के लिए, मतलब जो लिक्विड आप फिल करें उसका एग्जैक्ट वॉल्यूम रीड आउट करने के लिए, एक्यूरेसी के साथ रीड आउट करने के लिए, देयर आर फ्यू प्रिकॉशनरी स्टेप्स व्हिच यू हैव टू टेक, ठीक है ना। मतलब अगर आप उन स्टेप्स को इग्नोर कर देते हैं तो आपके पास जो रीडिंग आएगी
दैट माइट नॉट बी एन एक्यूरेट रीडिंग, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दोज प्रिकॉशनरी स्टेप्स, ठीक है ना। सबसे पहले आपने ये देखना है कि देखें, जब आप लिक्विड को ग्रेजुएटेड सैलिड या इवन आपके पास जो ग्लास होता है घरों में आप यूज कर रहे होते हैं, उसमें आप जब वाटर फिल करते हैं, तो जब आप बाहर से इसको देखते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स शेप एंड बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, आपको ये लिक्विड जो होता है एक कर्व्ड सरफेस में अपीयर होता है। हालांकि इसकी सरफेस कर्व नहीं होती, जब आप टॉप से देखेंगे तो फ्लैट होती है, लेकिन जब आप बाहर से इस लिक्विड को देखेंगे यू विल सी कि देयर इज अ कर्व्ड सरफेस। तो अब आप देखेंगे ये कर्व के अंदर एक से ज्यादा डिवीजन आ रही है। नाउ हाउ विल यू आइडेंटिफाई, हाउ विल यू डिसाइड कि इस लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा, इधर ये इस डिवीजन तक होगा, इस डिवीजन तक होगा, ये लास्ट वाली डिवीजन तक होगा। तो उसके लिए ये जो कर्व बन रहा होता है, लिक्विड जो हमें अपीयर होता है, एक्चुअली ये कर्व होता नहीं है, जस्ट हमें बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, हमें ग्लास की सरफेस की वजह से ये कर्व अपीयर होता है। दिस कर्व इज कॉल्ड अ मेनिस्कस। मतलब जब आप लिक्विड को फिल कर रहे होते हैं, उसको रीड आउट कर रहे होते हैं, आपने मेनिस्कस की पोजीशन को लोकेट करना होता है। और इस मेनिस्कस की पोजीशन आप कहां से रीड आउट करेंगे? फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। मतलब इसकी जो मेनिस्कस की बॉटम होगी, दैट इज द रीडिंग ऑफ योर वॉल्यूम। मतलब आपने ये देखना है कि इस बॉटम पे जो डिवीजन आ रही है, वो डिवीजन आपकी रिप्रेजेंट कर रही होगी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड को। आपने सेंटर से भी नहीं लेना, टॉप से भी नहीं लेना, बट आपने कहां से लेना है? बॉटम से। जो भी बॉटम की वैल्यू होगी या जो भी बॉटम की डिवीजन होगी, दैट विल रिप्रेजेंट द वैल्यू फॉर द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड, ठीक है ना। आपने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। इसके बाद सिंपली, अच्छा, एक एक तो ये प्रिकॉशनरी स्टेप्स हो गया। सेकंड प्रिकॉशनरी स्टेप ये है कि आप जब आप उस लिक्विड को ऑब्जर्व करें फ्रॉम द आउटसाइड, तो आपकी जो आई है दैट मस्ट बी पैरेलल टू द बॉटम ऑफ दिस मेनिस्कस, ठीक है ना। अगर ये पैरेलल नहीं होगी तो यू विल बी हैविंग एन एरर, जिसको हम कहते हैं पैरेलैक्स एरर। ये हमने स्टडी किया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जो आपका बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है, जहां पर हम डिफरेंट मेजरिंग टेक्निक स्टडी करते हैं। तो वहां पर हमने एक टाइप ऑफ एरर डिस्कस किया था जिसको हम कहते हैं पैरेलैक्स एरर। ये कब अराइज होता है? अगर आपकी आई जो है उस पॉइंट पे जहां पर आपने रीड करना है, अगर उसके पैरेलल नहीं होगी, तो यू विल बी हैविंग एन एरर। तो अगेन, जब आप मेजरिंग सिलेंडर से आप लिक्विड को रीड आउट कर रहे हैं, लिक्विड के वॉल्यूम को, तो योर आई मस्ट बी पैरेलल टू द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। बॉटम क्यों? बिकॉज अभी हमने कहा था प्रीवियस स्लाइड में कि आप जो रीडिंग होगी वो बॉटम से कंसीडर होगी, तो आपकी आई भी उस बॉटम के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर वाचिंग फ्रॉम द टॉप और इफ यू आर वाचिंग फ्रॉम द बॉटम, मतलब आपकी आई पैरेलल नहीं है उस लिक्विड लेवल के, तो इन बोथ कंडीशंस यू विल बी गेटिंग एन इनकरेक्ट रीडिंग। तो करेक्ट रीडिंग के लिए आपने सिंपली क्या करना है? आपकी आई दैट मस्ट बी पैरेलल, ठीक है ना। ये कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं विच यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू टेक द एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड्स, ठीक है ना। अब हमने सॉलिड्स का, रेगुलर सॉलिड्स का वॉल्यूम फाइंड कर लिया और लिक्विड्स का भी कर लिया। अभी हमने गैसेस की बात नहीं की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अब आफ्टर फाइंडिंग द लिक्विड्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड्स, अब हम दोबारा मूव करते हैं इरेगुलर सॉलिड्स पे, बिकॉज हमने सिर्फ सॉलिड्स जो रेगुलर थे उनकी बात की थी कि उनका वॉल्यूम हम किस तरह फाइंड करते हैं यूजिंग देयर फार्मूला। अब हम आते हैं कि देखें, जरूरी नहीं हो कि हर सॉलिड रेगुलर हो। आपके पास रेगुलर सॉलिड्स भी हो सकते हैं, रेगुलर भी हो सकते हैं, आपको उनकी डेंसिटी फाइंड करनी पड़ सकती है। तो अब हम देखते हैं कि उनका वॉल्यूम हम, बिकॉज मास तो उनका सिंपली हम मेजरिंग सिलेंडर, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है उसके ऊपर रखेंगे, चाहे वो रेगुलर सॉलिड हो चाहे इरेगुलर, दोनों कंडीशन में आपको मास मिल जाएगा। लेकिन इरेगुलर सॉलिड्स का जो वॉल्यूम फाइंड करने का मेथड होता है वो लिटिल बिट डिफरेंट होता है, और उस मेथड का एक पर्टिकुलर नाम नेम है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो अब हम देखते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू विद द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड्स। बिकॉज मैंने आपको बताया था पहले हम लिक्विड्स का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, जब वो आप सीख लेंगे फिर आपके लिए इजी होगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इजी हो जाएगा। देखिए, इस मेथड के लिए सबसे पहले आपने करना ये है, आपने सम अमाउंट ऑफ वाटर एक मेजरिंग सिलेंडर में आपने ले लेना है, ठीक है ना। और वो अमाउंट ऑफ वाटर आपके पास इतना होना चाहिए कि जो आपके पास इरेगुलर सॉलिड है जिसका आप वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहें, वो इसमें कंप्लीटली डिप हो जाना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास इतना वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है ना। ये वॉल्यूम लेने के बाद आपने करना ये है, अभी आपने कुछ भी नहीं करना, आपने वाटर लिया
वाटर का आपने फाइंड करना है वॉल्यूम। कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग द सेम मेथड जो अभी हमने डिस्कस किया कि लिक्विड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। जो जो प्रिकॉशनरी स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे वो सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और आपने फाइंड करना है वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम को आपने रिप्रेजेंट कर देना है V1 से। ये V1 बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम मास फाइंड कर रहे थे M1 और M2, जस्ट आप अपनी रिमेम्बरेंस के लिए आप उसको एक वेरिएबल असाइन कर रहे हैं V1, ठीक है ना। तो जो भी वैल्यू आती है आप उसको असाइन कर दें वैल्यू V1। ये करने के बाद अब आप ये करें कि जो भी आपके पास इरेगुलर सॉलिड है, फॉर एग्जांपल कोई रॉक है, व्हाटसएवर इरेगुलर सॉलिड यू हैव, आपने उस इरेगुलर सॉलिड को वाटर के अंदर आपने डिप कर देना है। आपने उसको मतलब ये कि आपने इमर्ज कर देना इस लिक्विड के अंदर। अब जब आप इस लिक्विड के अंदर उस सॉलिड को आप मतलब आप डालेंगे तो यू विल सी कि ये लिक्विड का जो लेवल है वॉल्यूम का वो राइज कर जाएगा। बिकॉज कहां से राइज करेगा? बिकॉज ये रॉक जब वाटर के अंदर जाएगा तो ये भी तो अपनी स्पेस बनाएगा। जितनी स्पेस ये बनाएगा उस स्पेस के अकॉर्डिंग वॉल्यूम राइज करेगा। अब आपने ये करना है, प्रीवियसली आपने जो वॉल्यूम फाइंड किया था उसको आपने V1 से रिप्रेजेंट किया था। आफ्टर pouring that solid irregular solid into the liquid, आप दोबारा वॉल्यूम फाइंड करें, उसको रिप्रेजेंट करें V2 से। अगेन वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपने वो प्रिकॉशनरी स्टेप्स को फॉलो करना है, उनको इग्नोर नहीं करना, ठीक है ना। आपने वॉल्यूम फाइंड करना है और उसको आपने रिप्रेजेंट करना है V2 के साथ। अब देखें, आपका पर्पस लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करना नहीं था। आपका पर्पस ये था कि जो रॉक आपके पास या जो भी इरेगुलर सॉलिड है, आपका पर्पस ये था कि इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। बट स्टिल अभी तक हमने इसके वॉल्यूम की कोई बात नहीं की। हमने V1 फाइंड किया, वो भी तो लिक्विड का वॉल्यूम था। V2 फाइंड किया, वो भी लिक्विड का। अब हम देखते हैं कि जब हम V1 और V2 फाइंड कर लेते हैं, अब इस रॉक का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। सिंपली आपने करना यह है कि इन दोनों का आपने डिफरेंस ले लेना है। एग्जैक्टली जिस तरह मास का डिफरेंस ले रहे थे, आपने जो V2 की वैल्यू आई है इसमें से आप V1 की वैल्यू फाइंड कर लें। दैट विल प्रोवाइड यू द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर इरेगुलर सॉलिड। ठीक हो गया। सेम वे अब हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। दैट विल क्लियरिफाई योर आइडिया कि हम इस डिस्प्लेस मेथड को यूज किस तरह करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन गिवन है, मेजरिंग सिलेंडर कंटेन्स 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो वॉल्यूम होता है कहीं आपको मिलीलीटर में गिवन होगा, कहीं क्यूबिक सेंटीमीटर। बट डोंट कंफ्यूज इन दीज वैल्यूज। मतलब ये कि अगर ऐसा नहीं है, इफ यू आर फाइंडिंग इट प्रैक्टिकली, आपको क्वेश्चन के अंदर क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन जो आप मेजरिंग सिलेंडर यूज करें उसके ऊपर आप देखें रीडिंग जो स्केल बना वो मिलीलीटर है। नाउ यू माइट बी कंफ्यूज्ड कि अब हम क्या करें। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दोनों का मतलब सेम है। 20 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 20 मिलीलीटर, बोथ आर सेम, ठीक है ना। तो आपको 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द वॉल्यूम गिवन है। इसके बाद आप उसमें एक स्टोन प्लेस कर रहे हैं। स्टोन प्लेस करने के बाद जो वॉल्यूम राइज कर रहा है दैट इज 38 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपने करना ये है, आपने फाइंड करना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। अब सिंपली आपने ये करना होगा, V1 और V2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो V1 हमें गिवन है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, V2 हमें गिवन है 38 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब सिंपली वॉल्यूम ऑफ द स्टोन फाइंड करने के लिए हमने दोनों का डिफरेंस लेना है। सो दैट विल बी 18 क्यूबिक सेंटीमीटर इन दिस केस, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर शेप। अब देखें, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहां से स्टार्ट किया था? हमने फाइंड करनी थी डेंसिटी। हमने सबसे पहले मास फाइंड करने का प्रोसीजर देखा फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। उसके बाद हमने जो था वॉल्यूम फाइंड करने का मेथड देखा फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। लेकिन हमने गैस फाइंड करने का वॉल्यूम जो है वो सॉरी वॉल्यूम फाइंड करने का, गैस का मास फाइंड करने का तो मेथड मैंने आपको बताया था। सिर्फ आपने क्लोज कंटेनर लेना है। बाकी जो मेथड जिस तरह से हम लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करते हैं उसी तरह करना है। लिक्विड का मास फाइंड करते हैं उसी तरह गैसेस का मास। अब जब हम गैसेस के वॉल्यूम की बात करते हैं तो देखिए गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम तो होता नहीं है। वो वॉल्यूम डिपेंड कर रहा होता है जिस कंटेनर में आप गैस को फिल करें। तो उसका वॉल्यूम फाइंड करने का बहुत ही इजी मेथड है कि जिस कंटेनर में आप गैस को फिल करें, जितना वॉल्यूम उस कंटेनर का है, मतलब ये कि गैस का वॉल्यूम भी उतना होगा। तो आपको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, आप वही वैल्यू यूज करके आप डेंसिटी ऑफ गैस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हमने फाइंड कर लिया वॉल्यूम ऑफ मासेस एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होगा जिसमें हमने सिंपली डेंसिटी फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास डेंसिटी का जो फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम।
इससे हम फाइंड कर लेंगे डेंसिटी, ठीक है ना। जो भी आपके मास की वैल्यू आ रही है, जो भी वैल्यू आ रही है उसको आप डिवाइड करते हैं वॉल्यूम के साथ, आपको मिल जाएगी डेंसिटी फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो। अब आते हैं कि डेंसिटी का यूनिट क्या होगा। तो देखिए डेंसिटी इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, है ड्राइव्ड क्वांटिटी है, तो मतलब इसका जो यूनिट होगा वो डिपेंड कर रहा होगा कि किन क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से ये डेंसिटी बन रही है। तो देखिए डेंसिटी बन रही है मास और वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से, तो इसका मतलब इसका जो यूनिट होगा वो भी डिपेंड कर रहा होगा कि आप मास किस यूनिट में मेजर करें, वॉल्यूम किस यूनिट में। अगर फॉर एग्जाम्पल आप मास मेजर करते हैं किलोग्राम्स में, वॉल्यूम मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में, विच आर द एसआई यूनिट्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम, तो आपको जो डेंसिटी मिलेगी वो मिलेगी किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में। मतलब डेंसिटी का जो एसआई यूनिट हो जाएगा, बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर डेंसिटी का एसआई यूनिट फाइंड करने की बात करें तो दैट विल बी किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। लेकिन जरूरी नहीं होता कि हमेशा हम एसआई यूनिट में फाइंड करें। समटाइम्स आपके पास कोई स्मॉलर ऑब्जेक्ट है जिसका मास है ग्राम्स में, उसका वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो इस केस में आपके पास जो डेंसिटी आ जाएगी दैट विल बी ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हो गया डेंसिटी। अच्छा, एक और बात डेंसिटी के लिए आप याद रख लें कि डेंसिटी जो होती है कभी भी सेम नहीं रह सकती। मतलब ये जरूरी नहीं होता कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी फाइंड की वो हमेशा कांस्टेंट, जिस तरह हम कहते हैं मास कैन नॉट बी चेंज, तो डेंसिटी चेंज हो सकती है। कैसे चेंज हो सकती है? देखिए डेंसिटी डिपेंड करिए मास और वॉल्यूम पे। आप किसी सब्सटेंस का मास तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वॉल्यूम इज द क्वांटिटी, वॉल्यूम इज द प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप चेंज कर सकते हैं। जिस तरह अगर हम गैसेस की बात करें, उनका वॉल्यूम तो बड़ी इजीली चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब है गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो भी कांस्टेंट नहीं रहती, आप वेरी कर सकती है। सेम वे लिक्विड्स और उसमें सॉलिड्स में भी होता है। आप सॉलिड को डिफॉर्म करें, उसका वॉल्यूम चेंज अगर हो गया तो उस वॉल्यूम के चेंज होने से उसकी जो डेंसिटी है दैट माइट ऑल्सो चेंज, ठीक है ना। सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो फिक्स नहीं होती। एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशन पे तो वो फिक्स होती है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उसको चेंज कर पाए, ठीक है। सो दिस इज अ कंप्लीट वीडियो लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि हम डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब हम इन जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थोड़ा सा हम इनको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर सॉलिड्स की। तो रेगुलर सॉलिड्स का सबसे पहले आपको मास फाइंड करना होगा यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। उसके बाद आपने उनका वॉल्यूम फाइंड करना होगा यूजिंग देयर पर्टिकुलर फार्मूला। जो भी रेगुलर सॉलिड्स है, वेदर इट्स क्यूब, क्यूबाइड, कोन, स्फीयर, जो भी है उसका फार्मूला यूज करके अपना वॉल्यूम फाइंड करना होगा। जब आपके पास मास और वॉल्यूम आ गया, फिर आप डेंसिटी का फार्मूला यूज करके उसकी डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर लिक्विड्स होगा तो लिक्विड्स का मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको एम्प्टी कंटेनर का मास फाइंड करना होगा। उसके बाद आप लिक्विड फिल करके दोबारा मास फाइंड करें। उसके बाद आपने इन दोनों का डिफरेंस ले लें, जितना इन दोनों का डिफरेंस होगा दैट विल रिप्रेजेंट द मास ऑफ लिक्विड। जब आपको मास मिल गया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फाइंड करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं, मतलब जहां से आपने फाइंड करना है वो ग्रेजुएटेड सिलेंडर। वो भी हमने कंप्लीटली प्रोसीजर देख लिया कि कैसे हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर को यूज करते हैं टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। जब आपके पास मास भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, अब आपने सिंपली फाइंड करना है डेंसिटी का फार्मूला, जिससे आपको मिल जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह अगर आपके पास इरेगुलर सॉलिड्स हो, उसका मास फाइंड करने का वही मेथड है जो रेगुलर सॉलिड्स का है। सिंपली आपने उन्हें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर प्लेस करना है, दैट विल प्रोवाइड यू द मास। मास फाइंड करने के बाद उनको वॉल्यूम जो फाइंड करने का प्रोसीजर होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये भी अभी हमने डिस्कस किया कि डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है। तो वॉल्यूम जो होता है रेगुलर सॉलिड्स का वो आपने फाइंड करना होगा डिस्प्लेसमेंट मेथड से। इसके बाद जब आपको मास और वॉल्यूम मिल गया तो सिंपली अगेन यूजिंग द सेम फार्मूला यू हैव टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इरेगुलर सॉलिड्स, ठीक है ना। गैसेस को यहाँ पर हम इसलिए डिटेल में डिस्कस नहीं करें, मैं जस्ट आपको वर्बली आपको बता रहा हूँ उसका प्रोसीजर, बिकॉज गैसेस की डेंसिटी होती है वो वेरी करती रहती है, बिकॉज गैसेस का वॉल्यूम जो होता है कंटिन्यूसली वेरी करता रहता है। तो नॉर्मली हम गैसेस की डेंसिटी की बात इसलिए नहीं कर रहे होते कि वो एक फिक्स वैल्यू तो होती नहीं है। इस वजह से हम स्पेसिफिकली जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो नॉर्मली हमारा जो फोकस होता है फाइंडिंग द डेंसिटी वो होती है सॉलिड्स और लिक्विड्स का। लेकिन गैस की भी डेंसिटी फाइंड हो सकती है। किस तरह से? जो मेथड मैंने आपको बताया, आप उनका मास फाइंड करें जिस तरह से हम लिक्विड्स का मास फाइंड करते हैं, और उनका वॉल्यूम जो होगा वो जिस कंटेनर में आपने उसको फिल किया हुआ उसका फाइंड करें कंटेनर का वॉल्यूम। फिर आप उसकी डेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर जो होगा, मतलब विदाउट चेंजिंग एनी अदर थिंग, आप उसकी डेंसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
So this is all about this lecture. Hope आपके concepts clear हो गए होंगे. If you have any further question, कोई भी query है related to any topic, you can contact me anytime. ठीक है, मेरा WhatsApp नंबर पे आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा टॉपिक फिजिक्स का जिसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यू वांट दैट कि आई मेड अ वीडियो लेक्चर, तो वो भी आप कमेंट्स में या WhatsApp करके आप बता सकते हैं. आई विल ट्राई द video lecture for that particular topic as well. Okay, Allah Hafiz, have a nice day. Inshallah, see you with some more video lectures very soon.